हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि 9 क्लास से है। चैप्टर नेम है आपका द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और इस वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक अ कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स। मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन का मीन्स है यहाँ पे कि हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में आपका एनिमल सेल दिखाया गया और राइट साइड में आपका प्लांट सेल है। तो चेक करते हैं क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल का जो साइज है वो कैसा होता है, छोटा होता है। और जो प्लांट सेल का साइज है वो क्या होगा, एनिमल के कंपैरिजन में बड़ा होगा। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है प्लांट्स के अंदर जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये क्या करता है, पहले किस चीज़ से बना होता है इसकी बात करेंगे हम। सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर। और ये क्या करता है, सेल को रिजिडिटी देता है, सेल को रिजिड बनाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल की बात। नेक्स्ट है आपका कि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक एक्सेप्शन है हमारा प्रोटोजोआ के अंदर जिसका नाम है यूग्लेना। ठीक है, क्या नाम है, यूग्लेना। इसको छोड़ के बाकी किसी भी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट में तो जैसे कि आपको पता है प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूल की। वैक्यूल का जो साइज़ है एनिमल सेल के अंदर वो काफ़ी छोटा होगा। और इसका ये जो वैक्यूल है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा, मतलब ये टेम्परेरी होगा, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट देखिए आपका प्लांट सेल का, जो मैच्योर प्लांट सेल्स होंगे इनके अंदर जो वैक्यूल होगा वो कैसा हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और उसके अंदर क्या फिल होगा, आपका सेल का सेप। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस। एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। लेकिन जो प्लांट सेल है वहाँ पे जो गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, सिंपल होगा। और इसको एक अलग से नाम दिया गया है गोल्गी एपरेटस को प्लांट सेल के अंदर, डिक्टियोसोम्स। क्या नाम दिया गया है, डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। और प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल क्या होगा, एब्सेंट होगा, सेंट्रोसोम नहीं है और ना ही सेंट्रियोल्स है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है प्रोकैरियोटिक सेल को किससे, यूकैरियोटिक सेल से। तो देखिए क्या है डिफरेंस के लिए आपके पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि जो सेल का साइज होता है आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर वो साइज छोटा होता है। कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर। जो आपको ये सिंबल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। और एम पीछे लगा हो तो माइक्रोमीटर। सेल का साइज यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 के माइक्रोमीटर के रेंज में रहता है। नेक्स्ट है जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला एरिया होता है जो जिसको न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं उसको वहाँ पे नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के बाहर कोई भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। जैसे ये सेल है इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर एक लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक ही क्रोमोसोम होगा। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। जैसे मान लिया ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर एक आपकी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। कहाँ एब्सेंट होगा आपका न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, मान लिया कि आपका सेल है,
जैसे ये ले लिया हमने, यहाँ पे ये आपका सेल है, सेल का ये आपका न्यूक्लियस वाला हिस्सा दिखा दिया हमने। अच्छा, उसके बाद जो इसके बाहर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी कई तरह की सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपका, ये स्ट्रक्चर अभी हमने किसका ड्रॉ कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया आपका, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ। तो ये क्या होता है, इन जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके बाहर ना एक अपनी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल की लेयर, ठीक है, या एक मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये किस में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और किस में एब्सेंट होंगी आपकी, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल डिवीज़न होगा वो कैसे होता है आपका, फिजन से होगा या फिर आपका बडिंग वगैरह, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं होती है जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न होगा। लेकिन जब आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे क्या होगा आपका, माइटोटिक और मियोटिक दोनों ही तरह की डिवीजन्स होंगी। मियोटिक डिवीज़न किसके लिए होते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, जम सेल्स बनने होते हैं, और मियोटिक डिवीज़न होते हैं। और माइटोटिक डिवीज़न क्या होती है, जब नॉर्मल आपके एक सेल को 2 सेल बनाने होते हैं तब आपका होगा माइटोटिक डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। तो क्या होगा अगर आपके सेल के बाहर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लिया ये सेल है और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसके बाहर की जो ये लेयर है आपके सेल के बाहर की लेयर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये कहीं से टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा। तो देखिए जो फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। किसी चीज़ को सेल से अंदर या बाहर करना है जो सेल के लिए ज़रूरी है और जो सेल से बाहर जाना चाहिए, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है ये क्या रखता है, मेंटेन रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, तो क्या होगा, सेल से बाहर कोई भी चीज़ आ जाएगी और कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंट्री कर जाएगी, तो जो बेसिक फंक्शन होगा हमारा सेल का वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से आपका जो सेल के अंदर जो मेंटेन होता है होम्योस्टेसिस, जो अंदर की कॉम्पोजिशन जो कांस्टेंट रहती है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो सेल भी आपका क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज़ नो गोल्गी एपरेटस। अगर सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है आपका गोल्गी एपरेटस, अगर वो नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए जो काम गोल्गी एपरेटस करता है वो काम बंद हो जाएंगे होने सेल के अंदर। तो देखिए गोल्गी एपरेटस क्या करता है और नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए क्या है आपका, मटेरियल सिंथेसाइज इन द ईआर, जो ईआर के अंदर मटेरियल की सिंथेसिस होती है, ईआर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोई चीज़ बनती है तो उसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, गोल्गी एपरेटस के अंदर, ठीक है। तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो जो ईआर ने बनाया है वो वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए क्या क्या है इसका, जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ईआर के अंदर वो स्टोर होंगे, सॉर्टेड होंगे, मॉडिफाइड होंगे, पैकेज होंगे और डिस्पैच्ड होंगे टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के थ्रू ही क्या होगा, स्टोरेज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, डिस्पैचिंग होगी, जहाँ पे ज़रूरत है जिस भी चीज़ की वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है पैक प्रोडक्ट इन वेसिकल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या करती है, जो इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को पैक कर लेती है और कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स बना के उनकी जब ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो तो उनको क्या कर देती है गोल्गी एपरेटस अपने से बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पैच और सिक्रेट कर देती है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सेल्यूलोज, ये कॉम्प्लेक्स शुगर का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। अगर कॉम्प्लेक्स शुगर सेलुलोज है आपकी, मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस। देखो गोल्गी एपरेटस के अंदर किस चीज़ की स्टोरेज हुई, सिंपल शुगर की, और सिंपल शुगर को गोल्गी एपरेटस ने किस चीज़ ने बदल दिया, सेलुलोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो ये मॉडिफिकेशन का काम भी करता है आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ गोल्गी एपरेटस इज नॉट देयर। गोल्गी एपरेटस के अंदर ही आपकी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है और अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। मतलब जो काम लाइसोसोम्स या फिर लाइसोसोम बनने का है या ईआर का जो भी स्टोरेज वाला काम है, मॉडिफिकेशन वाला काम है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सब बगैर गोल्गी एपरेटस के पॉसिबल नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस सेल ऑर्गेनल को हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का, और क्यों बोलते हैं। तो देखिए जैसे आपको पता होगा, चैप्टर आपने रीड किया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया है उसको जब डाइजेशन हुआ है, उससे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड जो कि आपके डाइजेशन के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं, उन खाने का ऑक्सीडेशन करवाने का काम किसका होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स का होगा। और ये क्या करेंगे, बनेगा क्या यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन के बाद CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। और जब खाने का ऑक्सीडेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होगा, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी सेल के अंदर। तो उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और इसको हम एज अ सेलुलर फ्यूल भी बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, या फिर कोई भी एक्टिविटी है, कुछ लिखना है या कुछ भी काम हमें करना है, तो हर काम को करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और जो कि एज अ सेलुलर फ्यूल हम इसको यूज़ कर पाएंगे। Energy stored in ATP is used to bring the above energy required activities of the cell such as photosynthesis, protein synthesis, muscle contraction। तो यही बोला है कि जो ATP बना है आपका, उससे क्या क्या काम कर पाएंगे हम, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वाले काम है वो सारे कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे सेल्स, प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएंगे, और जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो वर्क है वो भी किस वजह से पॉसिबल होगा, आपका ATP की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। जो कि आपको पता होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो ये लिपिड और प्रोटीन हमारे सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनल के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए आपका एक ER सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक तो था आपका RER और एक जिसको हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER पे तो क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे प्रोटीन बनने का काम चलता है सेल के अंदर, और SER के अंदर क्या चलेगा, आपका लिपिड्स बनने का काम। और आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, आपकी लिपिड्स एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना किस तरह से ऑब्टेन करता है। देखिए अमीबा एक आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर जो शेप है सेल की वो क्या है, फिक्स नहीं है। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अमीबा का डायग्राम। तो देखिए जो इसकी बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अमीबा के अंदर, वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब जैसा भी उसको अमीबा चेंज करना चाहे वो उसको चेंज कर सकता है। जैसे ही सराउंडिंग में कोई फूड इसको नजर आएगा, सेंस करेगा ये फूड को, तो सेंस करते ही फूड को ये क्या करना शुरू कर देगा, सूडोपोडिया की डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। सूडोपोडिया बनने शुरू हो जाएंगे जैसे ये फूड को सेंस करेगा। तो क्या करेगा, धीरे धीरे सूडोपोडिया क्लोज होने के बाद क्या होगा, जो फूड होगा वो कहाँ पे एंट्री कर जाएगा, सेल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो आपको नॉर्मल यहाँ पे लिखना है कि अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है, एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मतलब सेल, सेल के अंदर डायरेक्ट फूड एंट्री कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ये, व्हाट इज़ ओस्मोसिस। देखिए ओस्मोसिस क्या होता है, देखो जब आपके वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर या सेल के अंदर डिफरेंट होगी, तो वाटर क्या करेगा, एक हायर रीजन से जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो देखिए आपको क्या दिया गया आंसर में, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। किसका डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सोलवेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा, कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। नॉर्मल देखिए अगर आप सोल्यूट और कंसंट्रेशन की टर्म में बात करेंगे तो आपको बोलना है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन की टर्म में इसको आंसर लिखेंगे तो आपको बोलना है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।